सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए है और तमाम मुस्लिम तंजीमों और ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये राय है कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। आपने देखा कि भी शहर लखनऊ का एक शख्स रहने वाला जिसने बड़ा शिया वक्फ बोर्ड में घोटाला किया, एक दस्तखत और जो संशोधन बिल है वो कानून बन जाएगा। वक्फ में जो संशोधन किया गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की नाराज़गी है और कई लोग का ये कहना है कि ये ऐसा कानून बनने जा रहा है जो कि ख़ास तबके को पेशबंदी की जा रही है। हमारा मौजूद है मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, उनसे बात करके। मौलाना, अब तो कानून बनने जा रहा है, एक दस्तखत की कमी है, आखिर नाराज़गी किस बात की है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है ये किसी भी सूरत में वक्फ के हैंड्स को मजबूत करने के लिए नहीं है। और उससे बढ़कर ये बात है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितने भी वक्फ से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात हैं या हमारे उलमाए कराम हैं या हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने जो एतराज़ इस बिल पर अपने दर्ज कराए या JPC की जो मीटिंग हुई उसमें जो एतराज़ात दर्ज कराए, वो तमाम एतराज़ात को नज़रअंदाज करके हमें बग़ैर कॉन्फिडेंट में लिए हुए, हमारे मसाइल को बग़ैर हल किए हुए अपनी सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये बिल पेश किया गया है और इसको अक्सरियत की बुनियाद पर पास कराया गया। हालांकि इस मुल्क के कानून ने, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इजाज़त दी है कि वो अपने मजहबी मामलात को रन कर सकते हैं, अपने मजहबी इदारे चला सकते हैं, अपनी मजहबी चीज़ों को गवर्न करने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये निहायत अफसोस इस बात का है कि इस बिल को पेश किया गया और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास भी करा दिया गया। लेकिन अमित शाह साहब, जो हमारे गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ये बिल जो है प्रॉपर्टीज़ की देखरेख करने के लिए, ना कि किसी के मज़हब में दखल देने के लिए। देखिए, महज़ ये प्रॉपर्टी नहीं है। आप अगर इसको महज़ प्रॉपर्टी कहें, ये हमारा एक मजहबी मामला है। जिस तरह हमारे नमाज इबादत है, जिस तरह हमारे लिए ज़कात इबादत है, जिस तरह हमारे लिए रोज़ा इबादत है, इसी तरह ये सदक़ा जारिया है और सदक़ा जारिया हमारे यहाँ इबादत होता है। हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में एक बड़ा इस पर ज़ोर दिया गया है कि आप अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो जो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को इसी मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, खानकाहों के लिए, मदारिस के लिए और दूसरे रिफाही कामों के लिए ख़र्च किया या वक्फ़ किया, वो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। और उन्होंने इसलिए नहीं उसको वक्फ़ किया कि उससे कोई उसका कमर्शलाइजेशन किया जाए, बल्कि इसलिए किया कि ताकि उसका जो इस्तेमाल हो वो मस्जिद के तौर पर हो, मदरसे के तौर पर हो, कब्रिस्तान के तौर पर हो, मदार के तौर पर हो या रिफाही कामों के तौर पर हो। अब इसको महज़ एक प्रॉपर्टी की सूरत में देखना, इसी पर हमारा एक इख्तिलाफ पैदा होता है कि ये महज़ एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये शरई मसला है। वक्फ़ के उसूल हैं, ज़वाबित हैं, कानून हैं। वक्फ़ करने वाला वाक़िफ़ की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। वाक़िफ़ ने अगर किसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया है तो आप उसको वक्फ़ किया है तो फिर आप उसको उसी मकसद में वक्फ़ कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल उसी मकसद में कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि वाक़िफ़ ने मस्जिद के लिए किया और आपने ये फ़ैसला कर दिया कि नहीं, इसको गरीब के लिए और यतीम के लिए और मिस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वक्फ़ करने वाले ने इसको कब्रिस्तान के लिए किया और आपने कहा कि नहीं, इस पर मस्जिद बनाई जाएगी। तो जो वाक़िफ़ की मंशा है उसको मद्देनज़र रख कर ही वक्फ़ का इंतज़ाम चलता है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है उसको सरकार ने अपने बिल में अमेंडमेंट में इसको नज़रअंदाज किया है। दूसरी बात ये कि वक्फ़ बाय यूज़र को आपने ख़त्म कर दिया। 200 साल 300 साल से अगर कोई मस्जिद है, उसमें हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि साहब अगर कोई डिस्प्यूट है तो वक्फ़ बाय यूज़र की कोई अहमियत नहीं होगी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि वक्फ़ के हैंड्स को मजबूत करने के लिए ताकि वक्फ़ पर कब्ज़ा ना हो, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ़ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। तीसरी अहम बात यह है कि आपने सर्वे कमिश्नर, एडिशनल सर्वे कमिश्नर, ये तमाम पोस्टें और ओहदे ख़त्म कर दिए। आपने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसका सुपर पावर और सर्वा बना दिया। तीसरा मसला ये कि आपने कहा साहब भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार के लिए आपने क्या कानून बनाया? जहाँ जिस बिल में मुतवल्ली के लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान था उसको आपने ख़त्म कर दिया, उसको गिरफ़्तारी पर आपने रोक लगा दी। अब जो कानून में जो नई डाली गई है जो एक किस्त, उसमें यह है कि भाई आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो भ्रष्टाचार के रास्ते तो इस बिल में खुल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये एतराज़ है कि भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में है, वक्फ बोर्ड में भी है, हम इस पर बिल्कुल इनकार नहीं करते, लेकिन उस पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने देखा कि भी शहर लखनऊ का एक शख्स रहने वाला जिसने बड़ा शिया वक्फ बोर्ड में घोटाला किया, उसके साथ क्या हुआ? उसको कौन सी सज़ा मिल गई?
तो अगर सरकार ये चाहती है कि वक्फ़ के हैंड्स को मजबूत करें तो इस बिल के में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो बिल अमेंडमेंट के साथ कभी भी वक्फ़ की हिमायत में नहीं है। यही हमारा एतराज़ है। अब जो बॉल है वो प्रेसिडेंट साहिबा के कोर्ट में है, यानी कि उनको फैसला करना, उस पर दस्तखत करें या ना करें। कोई उनसे गुजारिश करेंगे आप? नहीं, देखिए ये तो अब सारी जाहिर सी बात है, जग ज़ाहिर है कि जो बिल लोकसभा में पास हो गया हो, राज्यसभा में पास हो गया हो, वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो वहाँ पर तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि वो उसको रोकेंगी। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए है और तमाम मुस्लिम तंजीमों और ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये राय है कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। तो किन पॉइंट पे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको? सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। वो कैसे, वो समझना इस तरह है कि हमें जब आज़ादी दी है कि हम अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं, तो फिर हमारी जो शरीयत ने हमें वक्फ़ चलाने का जो निज़ाम बताया है तो इसमें दखल अंदाज़ी करने की किसी सरकार को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 29 है कि हम अपने इदारे बना सकते हैं, हम अपने इदारों को गवर्न कर सकते हैं। ये तमाम पॉइंट हैं और जो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हमारे वकला जो हज़रात हैं, सीनियर जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा है और इंशाअल्लाह कानूनी पहलुओं पर ही गुफ्तगू की जाएगी और कानूनी पहलुओं से ही हमें राहत मिलेगी। लेकिन जो धारा 40 का जिक्र बार बार हो रहा है कि धारा 40 अगर नहीं लाई गई होती तो शायद आज अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अमित शाह साहब ने कहा है सदन के अंदर। तो धारा 40 को लेकर आप कितना ज़्यादा उसको देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए धारा 40 ही असल में, देखिए वक्फ बाय यूज़र का जो मसला है वो वक्फ बाय यूज़र ही असल मसला है। अब ये एक प्लानिंग के तहत कहें या क्या कहें, अब इसमें यह है कि भाई आपने 200 साल से मस्जिद बनाई है, मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। अब आपसे कल को कोई कहे कि भाई आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप इसके कागज़ दिखाइए। आज भी हमारे मुल्क के अंदर प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, प्राचीन मठ मौजूद हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, इबादतें की जाती हैं, कोई उस पर एतराज़ नहीं करता है। तो ये हमारे साथ ही क्यों एतराज़ है कि हम 200 साल 300 साल से अगर मस्जिद पर नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक कोई अदना सा शख्स आकर उसमें डिस्प्यूट पैदा करता है तो हमारा वक्फ बाय यूज़र का हक़ ख़त्म हो जाएगा, वक्फ बिल इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वक्फ की नज़्म व नस्क़ के लिए निहायत नुकसानदेह है। लेकिन अब आगे क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता आपके पास, जैसा आपने बताया, वहाँ से भी राहत मिलती तब आप क्या करेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सामने आती तो फिर आगे के लाइहे अमल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं वो तय करेंगे और जो भी हमारे अकाबिरीन उलमा तय करेंगे, तमाम अवाम उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इस अमेंडमेंट को आप किस नज़रे देखते हैं? सियासी नज़रियात से देखा जाए तो उसको आप किस तरीके से, किस जगह रखते हैं? देखिए सियासी क्या नुक्ते नज़र है, क्या नुक्ते नज़र नहीं है, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, किनको इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीज़ें तो बहस का मुद्दा है, इस पर सियासी लोग ही बयान दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बिल हमारे लिए नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है और वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ का जो निज़ाम सरकारों ने बनाया था, कहीं ना कहीं उस निज़ाम को तोड़ने के लिए ये बिल पेश किया गया। रजिस्टर्ड वक्फ एज इट इज़ रहेंगे, उन पर कुछ भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसी बात कही गई है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, सिर्फ कहने पर आप ना जाएं। रजिस्टर्ड वक्फ रहेंगे लेकिन उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई तो वक्फ़ की अहमियत को ख़त्म करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वे करता है और ये पाता है कि ये ज़मीन वक्फ़ की नहीं है तो उसकी अपनी मंशा पर मुनहसिर होगा, वो चाहे तो उस वक्फ़ को ख़त्म कर दे और चाहे तो बाकी रखे। और आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके मातहत होता है और किसके अंडर में काम करता है, वो जाहिर सी बात है सरकार के मातहत होता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं वक्फ़ को कमज़ोर करने का काम करेंगी। ऐसा नहीं कि करप्शन पहले नहीं था, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ थी, वक्फ थी, जिनको बेचा गया, ख़रीद फ़रोख्त हुई है, ये सबको मालूम है। कौन कर रहा था ये भी मालूम है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा। तो इन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली बार क्यों नहीं फ़िक्र ज़ाहिर किया, उसको दुरुस्त करने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया कि आज ये नौबत आ गई? नहीं, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना दायरा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्तलिफ़ चीज़ों में, अब जाहिर सी बात है कि जो वक्फ बोर्ड हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार का उसमें निज़ाम होता है, सरकार का नज़्म व नस्क़ होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको गवर्न करता हो या कोई इंडिविजुअल उसको गवर्न करता हो। ये सरकार का इदारा है, सरकार की तरफ से वहाँ अफसरान तय किए जाते हैं, CEO सरकार की जानिब से तय होता है, चेयरमैन इलेक्टेड होता है, उसको सरकार तय करती है और ये तमाम चीज़ें सरकार के मातहत सरकार की निगरानी में चलने वाला इदारा होता है। तो अगर सरकार को इतनी ही दिक्कत थी तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। या तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये अख्तियार दिया जाता कि आप अपने
निज़ाम के तहत इसको चलाएं। आपने वैसा किया नहीं, आपने निज़ाम अपने हाथ में रखा और आप ब्लेम और एलिगेशन मुसलमान कम्युनिटी पर लगाएंगे। सरकारों ने इस निज़ाम को अपने हाथ में रखकर एलिगेशन अगर ब्लेम मुसलमानों को किया है तो यकीनी तौर पर ये निहायत भद्दा मजाक है जो हमारे साथ किया जा रहा है। सी आया, NRC आया, ट्रिपल तलाक का इस पर कानून बने, उसका फ़ायदा भी उठाया गया, तमाम बातें की जाती है। इस बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भलाई के लिए संशोधन किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो कितनी भलाई आपको नज़र आ रही है? जैसे अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई भलाई नज़र आ रही है आपके हिसाब से। नहीं, मैंने अभी अर्ज़ किया कि इसमें कोई भी ऐसी शिक नहीं है जो मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की हिमायत के लिए हो। और जहाँ तक ट्रिपल तलाक की बात थी तो ट्रिपल तलाक के वक्त भी ये कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए और उनको आज़ादी दिलाने के लिए ये बिल पेश किया गया है और उसको पास कराया गया। लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी किया। आपने देखा कि उसके बाद सरकार ने उन्हीं महिलाओं जिनके साथ ट्रिपल तलाक जैसे सरकार ने कहा था और सरकार का दावा था, उनके उत्थान के लिए क्या किया गया, कौन सा उनको रिजर्वेशन दे दिया गया या कौन सा पार्लियामेंट में उनके लिए सीट रिज़र्व कर दी गई। यहाँ तक के नौबत तो ये है कि एक भी मुस्लिम मंत्री और वज़ीर अभी हुकूमत में नहीं है। आपने किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, आपने किसी एक मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया। और उसके बाद जहाँ जो वज़ीर ममलिकत हमारे माइनॉरिटीज़ के हैं, अक़लियतों के हैं, वो ख़ुद मुसलमान नहीं हैं। तो आप एक तरफ तो मुसलमानों के उत्थान का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज़ हुसैन हैं और दीगर मुसलमान हैं। आप उनको मौका दे सकते थे अगर आपको वाकई में मुसलमानों का उत्थान चाहिए था। लेकिन बहरहाल सरकार की क्या मंशा है ये सरकार ही जानती है। लेकिन हमारी अपनी ज़ाती राय है कि ये बिल कहीं किसी भी सूरत में वक्फ़ को के हैंड को मजबूत नहीं करने वाला है। शुक्रिया। सवाल से बात करने के तो आप थे मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक विकल्प बचा हुआ है, उस पर बहस होगी, उस पर सोचा विमर्श किया जाएगा। लेकिन जो फ़िलहाल वो जो अमेंडमेंट किया गया वो इससे नातफ़ाक़ी रखते हैं और साफ तौर पे कहना है ये वफ़ की बेहतरी के लिए नहीं, वफ़ के ख़िलाफ़ लिया हुआ एक फ़ैसला है। अब देखना ये है कि इस पर दस्तखत कब होता है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये कानून कब पहुँच पाता है अगर बनता है तो। खुर्रम ज़मीन, संवाद लाइव, लखनऊ।